नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं अनु दीवान आपके साथ अगले आधे घंटे चर्चा करूंगी देश की जनसंख्या और उसकी होने वाली गिनती के बारे में। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सरकार जनगणना के लिए आपसे क्या क्या जानकारी मांगेगी और सही जानकारी साझा करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। गिनती हो गई है। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की आबादी 2011 के बाद कितनी बड़ी है, इसकी गिनती जल्द शुरू होने वाली है। गृह मंत्रालय ने इस काम के लिए प्री टेस्ट शुरू किया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर है क्या ये प्री टेस्ट और क्यों और कैसे किया जा रहा है। नमस्कार अंकल जी, सेंसस डिपार्टमेंट से आए हैं। सेंसस डिपार्टमेंट से जनगणना करने के लिए। डिजिटल जनगणना के प्री टेस्ट में शामिल ये हैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की टीचर सीमा यादव। हर रोज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद ये इलाके में प्री टेस्ट का काम भी कर रही हैं। इन्हें इस काम की जिम्मेदारी सरकार की ओर से सौंपी गई है। जी, समझाया तो बहुत जाता है कि इनके जो आंकड़े आप हमें देते हो, इन्हीं आंकड़ों से ही जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी योजनाएं हैं, ये सब इन्हीं आंकड़ों को लेकर ही बनाई जाती है। लेकिन उनको समझ में थोड़ा कम आता है और जब हम जनगणना के लिए जाते हैं तो हमें बड़ा ही नेगेटिव रिस्पॉन्स उनसे मिलता है। कई तो कहते हैं कि इन आंकड़ों से क्या होगा, इससे क्या आगे क्या नीतियां बनेंगी, क्या प्लानिंग्स होंगी। तो उनको समझाया जाता है, अपना आई कार्ड दिखाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। और हम पास ही के स्कूल में टीचर हैं तो थोड़ा ये भी हम बताते हैं कि हम पास के स्कूल से ही आए हैं, सरकारी स्कूल से, तो इससे भी थोड़ा उनको हम कन्विंस कर पाते हैं। सीमा यादव अकेली टीचर नहीं हैं। इन्हीं की तरह घुम्मनहेड़ा गांव के कंप्यूटर टीचर नवीन डिजिटल जनगणना के प्री टेस्ट में लगे हैं। भले ही ये प्री टेस्ट हो, लेकिन नवीन मुख्य जनगणना के काम की तरह ही इसे अंजाम दे रहे हैं। दरअसल सरकार 2021 में होने वाली जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल तरीके से करने की तैयारी कर रही है। यानी इस बार जनगणना अधिकारी कागज और कलम की जगह टैबलेट या फिर अपने मोबाइल फोन के जरिए लोगों की जानकारियां जुटाएंगे। डिजिटल तरीके से काम काफी आसान तो है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोगों का सहयोग मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि मोबाइल ऐप आने से गिनती करने वालों का काम काफी आसान हो गया है। एक्चुअली में अगस्त से स्टार्ट हुआ था हमारा काम, और जब हम घरों में जाते थे तो बड़ी दिक्कतें आती थी। स्टार्टिंग में पूछते थे कहाँ से आए हो, क्या काम हो रहा है, ये इससे हमें कोई दिक्कत होगी या हमें कुछ लाभ होगा। तो हमने उनको समझाया कि ये सेंसस का काम है और ये मतलब कि आगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इससे आप पॉपुलेशन की गिनती कर रहे हैं हम, और जस्ट और आपसे और कोई जानकारी नहीं लेंगे। तो फिर धीरे धीरे जानने लग गए। सबसे पहले हमने हाउस लिस्टिंग की, घरों पे नंबरिंग की, उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR जिसको बोल रहे हैं, वो काम स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे इनसे कोऑर्डिनेशन और बढ़ गया। उसके बाद अब आज हाउस होल्ड के लिए ट्रेनिंग हमारी अच्छी हुई। मैनुअल भी और ऐप पे भी हमें दोनों तरीके से ट्रेन किया गया। और मैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ, तो मुझे उसका थोड़ा सा रिलेशन बनाने में उसमें मदद मिल गई। और ऐप पे हमें करके मतलब अच्छा लग रहा है अभी। डिजिटल मुझे लगता है कि मैनुअली से ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये डाटा हमें सेव करने में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी इजी है। और मुझे लगता है कि डिजिटल ही ज़्यादा सेफ है। प्री टेस्ट के लिए देश भर के 76 जिलों के 5218 सैंपल एरिया का चुनाव किया गया है, जहां से आबादी, आर्थिक स्तर, भाषा, धर्म के बारे में आंकड़े जुटाए जा रहे हैं।
16 अगस्त से शुरू हुआ ये प्री टेस्ट 30 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए 5,770 प्रगणक यानी इन्यूमरेटर और 989 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले 1865 में ये जनगणना की गई, तब से लेकर आज तक ये 16वीं जनगणना होने जा रही है। कई बदल होते 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 नई पद्धति बनते आज जनगणना डिजिटल भी होने जा रही है। एक मोबाइल ऐप से हम जनता को भी अपना परिचय, अपने परिवार का परिचय, अपने परिवार की संपूर्ण इंफॉर्मेशन अपने आप लोड करने के लिए भी ऑप्शन दे रहे हैं। प्री टेस्ट की देखिए इस बार जो ज़रूरत है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस बार हम ऐप बेस्ड हम अपना शेड्यूल भरेंगे, मतलब मोबाइल ऐप के थ्रू, और उससे हमें कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट मालूम पड़ रहे हैं कि हमारे दिल्ली में जो हमने देखा है 70-80% हमारे इन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र हैं वो मोबाइल ऐप के थ्रू डिटेल भर रहे हैं। तो उससे जो हमें डिटेल कंपाइल करने में परेशानी होती थी, टाइम लगता था, वो बच जाएगा। इसके अलावा और जो हमें समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं मेन उसमें आती हैं, उसका हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्री टेस्ट में पता कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक रूरल और एक अर्बन वार्ड यहाँ पे चुना है। प्री टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम 3 चीज़ का प्री टेस्ट कर रहे हैं। एक तो सेंसस जो होती है वो 2 फेजेस में होती है। एक तो हाउस लिस्टिंग फेज़ होती है और दूसरा होता है पर्सनल इन्यूमरेशन। सेंसस के अंदर क्या हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चनेयर होगा, इन्यूमरेटर को कैसे सवाल पूछना है और किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट का बिहेवियर जब वो सवाल पूछ रहा है क्या है, तो उसका सारी चीज़ों का हम एक तरह से रिहर्सल करते हैं। इट्स लाइक अ फुल ड्रेस रिहर्सल बट ऑन ए वेरी स्मॉल स्केल। प्री टेस्ट से जुड़े अधिकारी और पर्यवेक्षक डिजिटल तरीके से आबादी की गिनती करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं से सरकार को अवगत कराएंगे। ये लोग जनगणना के साथ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR को अपडेट भी कर रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के लिए हर व्यक्ति को अपनी बेसिक जानकारी देनी होती है। हर गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर आबादी की गिनती कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। उनके विवाह से संबंधित जानकारी है, जैसे आर्थिक स्थिति के बारे में है, पढ़ाई लिखाई के बारे में है, यही सब पूछना पड़ता है। ये ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी रही, जिसमें कि जनगणना से संबंधित ये जो प्री टेस्ट चल रहा है इसके हर फेज़ की लगभग सही जानकारी दी गई। जो थोड़ी बहुत हमें परेशानी आई तो उसके लिए मेहंदी रत्ता जी डेली हमारे संपर्क में रहते थे, तो वो हमारी समस्याओं का समाधान लगातार करते रहे हैं। सबसे पहले NPR का काम 2010 में 2011 की जनगणना के साथ किया गया था। इसके बाद 2015 में इसे अपडेट किया गया। हाँ, हमारी गिनती हो गई है। हाँ, हमारी भी गिनती हुई है। हाँ, साडी भी। अब 2021 की जनगणना से पहले इसे एक बार फिर अपडेट किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी जनगणना के लिए प्री टेस्ट शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार की जनगणना पहले की गई जनगणनाओं से काफ़ी अलग है, क्योंकि कागज़ कलम को छोड़ सीधा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के एक्सरसाइज से ना ही केवल समय की बचत होगी बल्कि धन की भी बचत होगी। हम और आप आज डिजिटल युग में जी रहे हैं। ऐसे में जनगणना के लिए भी डिजिटल तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहली बार देश के इतिहास में जनगणना के आंकड़े मोबाइल ऐप के जरिए जुटाए जाएंगे। ये ऐप जनगणना से जुड़े अधिकारियों के ही एंड्रॉइड फोन में उपलब्ध होंगे। गिनती के बाद इसके आंकड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध रहेंगे। 2021 में जो जनगणना होगी इसमें हम मोबाइल ऐप का भी प्रयोग करेंगे, और मैं इसको एक अलग तरीके से भी कहना चाहता हूं
कि पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस का ट्रांसफॉर्मेशन का काम 2021 की जनगणना के बाद समाप्त हो जाएगा। बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है। हम जनगणना के सभी डेटा को, कागजी डेटा जरूरी है वो रहेगा, मगर इसका डिजिटल डेटा उपलब्ध होने से अनेक प्रकार के एनालिसिस के लिए, अनेक प्रकार के विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक वेब पोर्टल में हम रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने से क्या होगा कि उसका मोबाइल नंबर, उसकी बैंक डिटेल और उसकी जो कहाँ वो पोस्टिंग है उसकी, वो सारी आ जाएगी। वो जानकारी आने के बाद वो जब हमारे उसमें रजिस्टर हो गया वेब पोर्टल पे, उसके बाद वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकता है। अदरवाइज़ उसका ऐप डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन यूज़र आईडी और पासवर्ड उसे नहीं मिलेगा, तो उसको रजिस्ट्रेशन उसके लिए मस्ट है। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसने ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन हमारे सेम है, चाहे पेपर मोड में हो चाहे ऐप में हो। जनगणना प्रणाली में मोबाइल ऐप के अलावा दूसरा विकल्प भी दिया गया है। अगर कोई अधिकारी चाहे तो कागज पर भी जनगणना के आंकड़े जुटा सकता है। जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में घरों की गिनती और उससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। जैसे जनगणना अधिकारी जब पहली बार आएंगे तो वो घर बनाने में इस्तेमाल सामग्री, कमरों, शौचालय, पीने का पानी की व्यवस्था, बिजली, रसोई घर और खाना बनाने के साधन, लैंडलाइन और मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट और वाहनों की मौजूदगी समेत करीब 34 सवाल पूछेंगे। दूसरे चरण में हाउस होल्ड स्कीम से जुड़े आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसमें परिवार, शादी, भाषा और रोजगार जैसे 28 अलग-अलग तरह के सवाल होंगे। ये सभी सवाल मोबाइल ऐप में भी होंगे और फॉर्म में भी। अंतर महज इतना है कि प्रगणक को खुद अपने फोन में ऐप डाउनलोड करना होगा, जिससे ये सवाल उसके लॉगिन होने के तुरंत बाद आ जाएंगे। अपलोड करते ही सारी जानकारियां सर्वर तक पहुंच जाएंगी, जबकि कागज पर भरे फॉर्म को स्कैन कर सर्वर पर अपलोड करना होगा। सेकंड में हम ज़्यादा इंडिविजुअल के बारे में जानकारी ज़्यादा लेते हैं। सेकेंड फेज़ में 28 क्वेश्चन होते हैं। उसमें हम जैसे डेमोग्राफिक डिटेल लेते हैं, फिर उसकी सोशो कल्चरल डिटेल्स लेते हैं। सोशो कल्चर में बोलें तो उसका मतलब जैसे रिलीजन क्या है, कास्ट में SC और ST में क्या है, डिसेबल है कोई, मदर टंग क्या है, या और कितनी तरह की वो लैंग्वेज जानते हैं, उनका एजुकेशन एक्सेट्रा का क्या स्टेटस है। तो इस तरह के सवाल होते हैं। साथ ही उसमें इकोनॉमिक के सवाल भी होते हैं कि वो व्यक्ति जो है काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, कौन से सेक्टर में काम कर रहा है। देश की जनसंख्या के आंकड़े जुटाने के पीछे सरकार का खास मकसद होता है। आपसे और हमसे जुड़ी जानकारियों के आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है और आम जनता की भलाई के लिए उसे लागू करती है। इस बार की होने वाली जनगणना और साल 2011 की जनगणना कई मायनों में अलग है। इस बार कुछ नए सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि वक्त के हिसाब से और लोगों के भविष्य के लिए सरकार कुछ नए आंकड़े जुटाना चाहती है, जिसके बल पर सरकार कुछ नई नीतियां जनता के सामने लेकर आएगी। 2011 की जनगणना के दौरान हर तरह की जानकारी हाथ से लिखी जाती थी। अधिकारियों के मुताबिक पहले सवालों के जवाब लिखने होते थे, लेकिन अब नाम के अलावा हर जवाब के लिए कोड नंबर दिया जाएगा, जिसमें भाषा, स्थान, राज्य और पेशे आदि का कोड शामिल होगा। इस तरह की कोड बुक हर प्रगणक को दी जाएगी। सरकार का मानना है कि कोडिंग के जरिए आंकड़े जुटाने में वक्त भी कम लगेगा और लाखों लोगों की लिखावट पढ़ने में आने वाली परेशानियों से निजात भी मिलेगी। दो 2021 की जनगणना की खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुरुष,
महिला के अलावा थर्ड जेंडर की श्रेणी भी रखी गई है, जिसमें पुरुष के लिए 1, महिला के लिए 2 और थर्ड जेंडर के लिए 3 कोड दिया गया है। जबकि 2011 में थर्ड जेंडर को अदर्स की श्रेणी में रखा गया था। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए पिछली जनगणना में 4 श्रेणियां थीं, लेकिन इस बार उसे बढ़ाकर 10 कर दी गई हैं। इसके अलावा घर से जुड़े सवालों में भी एक और श्रेणी शामिल की गई है। 2011 में घर से जुड़े सवालों में पूछा जाता था कि क्या ये घर आपका है, किराए का है या कुछ और, लेकिन अब एक और सवाल शामिल कर लिया गया है कि क्या आपके पास कहीं और भी घर है या नहीं। इससे सरकार के पास हाउसिंग को लेकर जानकारियां और पुख्ता होंगी। 2011 में जो हमने जनगणना की है हाउस लिस्टिंग में और पॉपुलेशन इनोवेशन यानी कि लोक जनगणना में, तो पहले क्या था कि थर्ड जेंडर जो एक सेक्स का था, तो पहले हमारा था मेल, फीमेल एंड अदर्स। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में के डायरेक्शंस के बाद में कि थर्ड हमने अदर्स नहीं लिखना है, थर्ड जेंडर लिखना है, तो पहला तो हमने कोशिश किया है कि थर्ड जेंडर नाम उनको एक आइडेंटिफिकेशन दे दिया है। दूसरा क्या है कि हमने जो है ना NII के जो कोड हैं कि अब के हमने जो डाटा लिया है कोड में लिया है, कोड डायरेक्टरी के थ्रू, तो अब के हमने सभी का कोड में लिया है, जो हमारे नेशनल कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग किया है, NIC NCO के अकॉर्डिंग। किसी देश या किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना और उसे रिकॉर्ड में रखना जनगणना कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में सेंसस भी कहते हैं। इसका मुख्य मकसद लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानने के अलावा सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना भी होता है। सामाजिक प्रवाह, देश के अंतिम व्यक्ति के विकास और देश के भविष्य के काम के आयोजन के लिए, प्लानिंग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये तीनों काम अगर जनगणना ठीक से नहीं होती है, जनगणना का ब्यौरा वैज्ञानिक और साइंटिफिक नहीं होता है, तो ये करना नामुमकिन है। ये तीनों कामों की नींव वैज्ञानिक जनगणना के रिपोर्ट पर ही आधारित होती। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत में जनगणना 3 चरणों में पूरी होगी। अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में घरों की गिनती की जाएगी। इसी दौरान नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को भी अपडेट किया जाएगा। राज्य सरकारें अपने हिसाब से वक्त तय कर हाउस लिस्टिंग का काम कराएंगी। 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक लोगों की गिनती की जाएगी। इस दौरान जनगणना से जुड़े अधिकारी घर घर जाकर लोगों से जुड़ी जानकारियां जुटाएंगे। इस दौरान कुछ राज्यों को छोड़कर देश भर में एक साथ गिनती का काम होगा। रिवीजन राउंड एक साथ 1 मार्च 2021 से लेकर 5 मार्च 2021 के बीच पूरा होगा, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे बर्फीले इलाकों में जनगणना का काम 11 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच किया जाएगा और इन इलाकों का रिवीजन 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2020 के बीच होगा। फर्स्ट फेज में ये 1 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी स्टेट है वो अपनी लोकल कंडीशन के हिसाब से, हर स्टेट अलग अलग महीने का चुनाव करता है। कहीं लोकल सिचुएशन, कहीं बारिश का सीज़न है, या कहीं कोई देखते हैं कि स्कूलों की छुट्टियां हैं, क्योंकि ये कार्य अध्यापकों से ही कराया जाता है मैक्सिमम। तो जिन दौरान पे स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, कुछ स्टेट प्रेफर करते हैं हम उस समय पे करें, कहीं पे वो ये भी ध्यान रखते हैं कि एग्रीकल्चर सीज़न है, तो इसलिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक वो कोई भी 1 महीना चूज़ कर लें, उस दौरान पे वो कराते हैं। जनगणना के काम को करीब 30 लाख अधिकारी पूरा करेंगे। जनगणना के काम में पहले काफी वक्त लगता था, लेकिन इस बार डिजिटल तरीके से गिनती कराई जा रही है। ऐसे में अधिकारी मानते हैं कि ये महज 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। फ्रॉम 9th फरवरी टू 28 फरवरी 20 दिन के अंदर हमें इतने बड़े देश की गणना करनी, और उसके बाद एक
थर्ड फेज़ भी होता है, उसको कहते हैं रिविजनल राउंड। वो सिर्फ 1 वीक का होता है, जो कि 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक होगा 2021 में। उसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं पॉपुलेशन में ड्यूरिंग दीज 20 डेज। किसी कोई नया बच्चा पैदा हो गया या किसी की डेथ हो गई, तो वो चीज़ें इन्यूमरेटर जा करके इनकॉर्पोरेट करके लाता है। और मार्च के एंड तक हम सारे देश को ये बताना है, आरजीआई को, कि देश की जनसंख्या 1 मार्च को 00 आवर्स में क्या थी। जनगणना को लेकर खास बात यह है कि आम लोगों के बारे में कोई भी जानकारी जनगणना से जुड़ा अधिकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता। इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के लिए सही जानकारी देने का प्रावधान भी है। जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जवाब दे। कोई आदमी जवाब देने से मतलब मना नहीं कर सकता लीगली। अगर वो ऐसा करता है तो हम जो सेंसस का अधिकारी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। हालांकि वो एक्शन हम कम ही लेते हैं, लेना पड़ता है। कई बार लोग अपने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं इन्यूमरेटर वगैरह के साथ, तो उस स्थिति में हमें इस तरह की हार्श एक्शन में वो करना पड़ता है, बट उसकी नौबत आती नहीं है अमूमन। तो एक प्रोविज़न ये है। दूसरा प्रोविज़न, जो मुख्य प्रोविज़न ये है कि जब डेटा आपने दे दिया मुझे, तो मेरी ये ड्यूटी बढ़ती है कि मैं वो किसी को लीक नहीं करूं। तो दोनों तरफ से है। एक आप पे जिम्मेवारी है कि आप इसमें पार्टिसिपेट अवश्य करेंगे, आप अवश्य नहीं करेंगे तो लायबिलिटी है आपकी। मैं अगर इसे लीक करूंगा डेटा को, तो फिर मेरी लायबिलिटी बन जाएगी इन्यूमरेटर की। इतिहास पर नजर डालें तो भारत में 1872 से जनगणना होती आ रही है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुई। उस वक्त देश की आबादी महज 36 करोड़ थी। तब केवल लोगों की गिनती के लिए जनगणना की जाती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसमें और सवाल शामिल होते चले गए। अब 2011 की जनगणना में देश की आबादी 1.21 अरब हो चुकी है। भारत में हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना की जाती है। देश के बेहतर भविष्य और सरकार की नीतियों को रूपरेखा देने के लिए ये काम किया जाता है। इसमें ज़रूरी होता है कि हर नागरिक अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के भविष्य का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल होता है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। गिनती हो गई है?